आप सभी ने अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप्स तो किए ही होंगे, है ना? पर आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जहां 4 दोस्तों का एक आम सा मनाली ट्रिप अचानक एक भयानक सपने में बदल गया। आज हम इन घटनाओं की बिल्कुल गहराई में जाएंगे, उस पॉइंट तक जहां सच और वहम के बीच की लकीर पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती है। बचपन में जब कोई प्यार से लोरी गाकर सुलाता था तो कितना सुकून मिलता था, राइट? पर जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू, जिंदा है तू। जो शब्द कभी मां के प्यार का प्रतीक थे, सोचिए वही शब्द इन 4 दोस्तों के लिए अचानक एक खौफनाक और कभी ना भूलने वाला सदमा कैसे बन गए। अब इस पूरी कहानी में दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर रोहतांग पास के उस सन्नाटे में, उस घनी धुंध के बीच सच में हुआ क्या था? क्या वो सिर्फ डर और थकान थी, या फिर वहां सच में किसी ऐसी पावर का वास था जिसे हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते? चलिए इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और सैम की साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना होगा। सैम, जो कभी इस ग्रुप की हर पार्टी की जान हुआ करता था, पर इस ट्रिप से कुछ वक्त पहले एक स्कूल ट्रिप के दौरान कार एक्सीडेंट में उसके छोटे भाई की दर्दनाक मौत हो गई। यह सदमा इतना बड़ा था कि वो पूरी तरह से टूट गया था, और बस उसी पुराने सैम को वापस लाने के लिए इन दोस्तों ने इस ट्रिप का प्लान बनाया। पर उन्हें कहां पता था कि ये इमोशनल दुख ही आगे चलकर उनके दिमाग के साथ इतना बड़ा खेल खेलने वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा यहां से शुरू होता है, मौत की घाटी। मनाली पहुंचने के तीसरे दिन दोस्तों का ये ग्रुप गाड़ी निकालकर खूबसूरत रोहतांग पास देखने जाने वाला था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन निकलने से ठीक पहले होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि शाम 6 बजे से पहले हर हाल में वापस आना है। और इस डेडलाइन के पीछे सिर्फ मौसम या ठंड एकमात्र कारण नहीं था, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो रोहतांग का लिटरल मीनिंग ही होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। लोकल्स मानते हैं कि सदियों से जो भी वहां रात के वक्त फंसा है वो बचा नहीं। वो इसे किसी एक्सीडेंट का नाम नहीं देते। उनका मानना है कि वहां रात में कोई मायावी साया घूमता है। अब जैसे शहर से आए यंग लोग करते हैं, इन दोस्तों ने भी इस वार्निंग को एक टूरिस्ट ट्रैप समझकर बस हंस के टाल दिया। उन्हें लगा, अरे कुछ नहीं होता यार। दूसरे पड़ाव पर देखते हैं कि ये लापरवाही उन पर कैसे भारी पड़ने लगी। रहस्यमयी 28 किलोमीटर का पत्थर। वापस आते आते रात के 9:15 बज चुके थे। धुंध इतनी ज्यादा हो गई थी कि गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जा ही नहीं सकती थी। एक छोटी सी गलती और सीधे खाई। इसी धुंध को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ रहे थे तो सड़क किनारे उन्हें एक पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। ठीक 20 मिनट बाद बिल्कुल वही पत्थर उन्हें फिर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। और कुछ देर बाद तीसरी बार वही माइलस्टोन। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी एंडलेस लूप में फंस गए हैं जहां से बाहर आने का रास्ता ही गायब हो गया है। अब यहां की डिटेल आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये माया इन दोस्तों के दिमाग के साथ बिल्कुल अलग अलग तरीके से खेल रही थी। एक ही जगह पर साहिल को उस पत्थर पर धोती पहने एक आदमी बैठा दिखा, पर जब उसने ये चिराग को बताया तो चिराग ने शॉक होकर कहा कि उसे तो वहां एक खिलौना लिए छोटी बच्ची दिखी थी, और गाड़ी चला रहे अरुण को कुछ और ही नजर आया, एक काला घोड़ा। यानी कि वहां जो भी एंटिटी थी वो हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से अपने रूप बदल रही थी। और तीसरे हिस्से में ये टेंशन एकदम पीक पर चली जाती है। धुंध के बीच आखिर वो साया क्या था? रात के करीब 11 बज रहे थे। सन्नाटे के बीच गाड़ी चला रहे अरुण ने अचानक दबे शब्दों में कहा, बाहर मत देखना, पर कोई गाड़ी के बराबर चल रहा है। और वो कोई आम इंसान नहीं था। 15 साल का एक लड़का, कपड़े मिट्टी में सने हुए, चेहरे पर घाव। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि गाड़ी की स्पीड 40 की थी और वो लड़का बिना दौड़े, बिना परेशान हुए, बड़े आराम से गाड़ी के बराबर चल रहा था। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और यही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसने पूरे गेम को पलट कर रख दिया। जब बाकी सब थर-थर कांप रहे थे, समय ने अचानक एक ही बात रिपीट करनी शुरू कर दी कि किसी को हमारी जरूरत है। उसने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया, और जब गाड़ी थोड़ा आगे निकल गई तो रिव्यू मिरर में देखकर, जहां वो एंटिटी पीछे रुककर अपना हाथ हिला रही थी, समय मिरर में देखकर एक्चुअली मुस्कुरा रहा था, और उसने भी अपना हाथ हिलाया। ये एकदम असहज और डरा देने वाला था। अब आते हैं चौथे और सबसे भयानक हिस्से पर, खौफनाक लोरी और साया। इस घबराहट के बीच गाड़ी की स्पीड बढ़ाई गई और किस्मत से उन्हें वापस रास्ता मिल गया। रात 2 बजे के करीब सब होटल पहुंच गए। सबने सोचा चलो जान बची और चैन से सो गए। लगा जैसे खतरा टल गया।
पर असली नाइटमेयर अभी शुरू होना था। रात के 3:30 बजे आखिर कमरे में ऐसा क्या हुआ कि उनकी नींद हमेशा के लिए उड़ गई। साहिल की आंख एक बहुत ही अजीब सी आवाज से खुली। समय उठ चुका था और शीशे के ठीक सामने खड़ा होकर खुद को वही लोरी सुना रहा था, चांद है तू। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड रेड थीं, गले पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसको दोनों तरफ से दबा रहा हो, और चेहरे पर एक ऐसी अननेचुरल मुस्कुराहट जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया था कि किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही डर के मारे बाकी दोस्त कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक मासूम से बच्चे की आवाज निकालते हुए हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को खिड़की पर दस्तक दूं तो खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये जुमला बोलते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये एग्जैक्टली वही लाइन थी जो उस एंटिटी ने सड़क पर समय के जहन में डाली थी। तो आखिर रात में हुआ क्या था? इसका फाइनल जवाब मिलता है 5वें हिस्से में, पंडित का रहस्योद्घाटन। सुबह होते ही दोस्त होटल स्टाफ की मदद से समय को भागते हुए एक लोकल पंडित के पास ले गए। पंडित ने उसे देखते ही सबसे बड़ा और साइकोलॉजिकल सच बताया। उस डार्क एंटिटी ने एक्चुअली समय के हाल ही में हुए ट्रॉमा का फायदा उठाया था। उसने ठीक उसके छोटे भाई की मासूमियत का ढोंग रचा ताकि समय को उस पर दया आ जाए और वो खुद अपने दिमाग का दरवाजा खोल दे। उस मदद की आड़ में उस साई ने समय पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इस डार्क प्रेजेंस को बाहर निकालने का प्रोसेस बहुत ही अनुशासित और लंबा था। पंडित ने पहले नजर उतारी, फिर प्रॉपर झाड़ फूंक और एग्जोर्सिज्म की रस्म हुई। उसके बाद एक स्पेसिफिक पूजा की गई। इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट ये निकला कि समय को अचानक उल्टियां होने लगीं और उसमें से एक अजीब सा गाढ़ा काला लिक्विड निकला। ऐसा भयानक एंडिंग जिसके बाद जाके समय नॉर्मल स्टेट में वापस आया, पर इस एक रात के निशान उनके दिमाग से शायद ही कभी जा पाएं। अब यहां इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आज के हमारे सोर्स मटेरियल से एक और अजीब और अनएक्सपेक्टेड डिटेल सामने आती है। सोर्स बताता है कि प्राचीन पाली किताबों में जिक्र है कि इलोरा में एक बेहद भव्य और प्राचीन मंदिर जमीन के नीचे दबा हुआ है। एकदम अलग दिशा है ना? लेकिन ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में जमीन के नीचे ऐसे और भी प्राचीन मंदिर और रहस्य दबे हुए हैं जो अभी तक सामने नहीं आए? और क्या इन दबी हुई जगहों और ऐसी अजीब सुपरनैचुरल शक्तियों के बीच कोई अनजान कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसी कड़ी है जो आपको आगे और जानने की क्रेविंग दे जाएगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।